नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत की और फोटो जर्नलिज्म के साथ साथ उनको लगाव हो गया हाथी से। हाथी से इस कदर लगाव हुआ कि फिर वो जानने लगे हाथी की हर एक बात को, हाथी की फीलिंग्स को वो समझने लगे। हाथी क्यों उदास है, हाथी क्यों खाना नहीं खा रहा है, हाथी क्यों अलग चल रहा है, और हाथी को लोरी सुनाकर सुलाने लगे। अगर कोई शख्स कर सकता है तो वाकई वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बना है, वो प्राणियों के लिए भी बना है। और यही शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उनका नाम है आनंद शिंदे, जो बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। आनंद शिंदे की जर्नी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये शुरू हुआ और उसके बाद उनको लगाव हो गया लायन से, और फिर इस चक्र को उन्होंने जोड़ दिया है पर्यावरण प्रेम से। बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। धन्यवाद। बीइंग ए फोटो जर्नलिस्ट, और उसके बाद में आप हाथी से जुड़े, फिर लायन, और उसके बाद में अब पर्यावरण को भी आपने कोशिश की है कि ये सारी चीज़ों में उसे भी संजो लिया है। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई? फ़ोटो जर्नलिज़्म की वजह से ही ये जर्नी की शुरुआत हुई है। मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट था, डेक्कन क्रॉनिकल न्यूज़पेपर में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रह चुका हूँ जी। और मुझे ट्रांसफ़र किया गया केरला में। अब केरला में गया, मैं मुंबई का था, तो बॉडी क्लॉक पूरा मुंबई का ही था। और वहाँ जाने के बाद पता चला कि मैं जल्दी उठ रहा हूँ, लेट सो रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है और मुंबई के कंपैरिजन में वहाँ काफ़ी स्लो लाइफ है। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने सोचा कि या तो कथकली या कलारीपयट्टू दोनों में से एक पे मैं फ़ोटो स्टोरी करूं। बट मेरे जो गुरु है बंदीप सिंह, उनका मुझे फ़ोन आया कि आप कहाँ हो। मैंने कहा केरला में हो। तो कुछ सोचा है क्या? मैंने कहा सोचा है, कथकली या कलारीपयट्टू दोनों में से एक किसी को चुन के मैं फ़ोटो स्टोरी करूँगा। तो उन्होंने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मुझे हाथी दिखा दो। और तब मैं भी थोड़ा सा सहम गया कि मैंने कहा उन्हें कि मैं यहाँ की भाषा को नहीं जानता हूँ, मैं इंसान को नहीं कह पा रहा हूँ कि आप ऐसे खड़े रहो या वैसे खड़े रहो, मुझे फ़ोटो शूट करना है, हाथी को कैसे कहूँगा। तो उनका बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था कि शायद ये भी कर लोगे, ट्राई तो करो। तो सिर्फ बंदीप सिंह के लिए हमने फ़ोटो स्टोरी शुरू की। बट आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप जानती है कि कोई भी सब्जेक्ट लेने के पहले उसके ऊपर थोड़ा अध्ययन किया जाता है। वैसे मैंने अध्ययन किया और फ़ोटो स्टोरी की शुरुआत की। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, फ़ोटो रोज़ शूट करता रहा, घर आके देखता रहा, तो देखते वक्त मुझे पता चला कि अरे ये बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, तब उसने ये किया हुआ था और उसके बाद उसका बिहेवियर पैटर्न ये रहा है। तो वो फ़ोटोग्राफी ने ही मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर पैटर्न के बारे में फ़ोटो देखते देखते ज्ञान दिया। और आगे जाके एक बेबी था, उस बेबी के एक आवाज़ निकालने की वजह से मुझे उनके जो काफ़ी मतलब हमें खाली हाथी का चित्कार यही पता है, जी, बट हाथी के 10 अलग अलग आवाज़ होते हैं। चित्कार भी बहुत कम लोगों को पता है। उनका तूफानी जो एक अभी तो ज़्यादा सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस आने लगे हैं कि हाथी तूफानी बन गया, उसने ये नुकसान पहुंचाया, ये हो गया, ये इसी चीज़ों से लोग वाकिफ़ है। और वैसे देखा जाए तो आनंद जी, हाथी एक बुद्धिशाली प्राणी माना जाता है कि उनमें खूब बुद्धि है, मगर उनकी वो बुद्धिशालिता को हमें समझना और खासकर तो उनकी भावनाओं को समझना, क्योंकि किसी भी प्राणी की भावनाएं इंसान को समझ नहीं आती हैं। शायद वो प्राणी हमारी भावनाओं को समझ जाता है, मगर हम वो शायद कोशिश नहीं करते हैं या हमें नहीं समझ आता है। तो आपने तो उनकी भावनाएं भी जानी कि वो दुखी कब हैं, वो उदास कब हैं, वो गुस्से में कब हैं, उनको नींद क्यों नहीं आती है, तो यहाँ तक कि आप तो लोरी गा के उनको सुलाते भी हैं। तो ये भावनाएं कैसे समझी आपने? हर बार कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटती गई जिसके वजह से मुझे पता चला कि उनकी ज़रूरतें क्या है। जैसे कि मैंने कृष्णा का अभी जिक्र किया, कृष्णा एक छोटा सा 11 महीने का बेबी था। वो छोटा सा था बट वज़न उसका 300 किलो था।
तो तो वो अकेला रहने लगा, हाँ। वो केज में था। तो जब चर्चा की मैंने तब पता चला कि वो नदी पे जाते हुए गिर गया और उसके पैर को बहुत बड़ा दुख पहुंचा है, जिसके वजह से उसको केज में रखना पड़ा। बट बार बार जब मैं उसकी फ़ोटो शूट करने लगा, उसके पास जाने लगा, तब पता चला कि जब बेबीज़ माँ से अलग होते हैं तो उनके सर्वाइवल चांसेस 50% पे आ जाते हैं। तो उसमें अगर वो ह्यूमन के पास है तो ह्यूमन को अपना इनपुट देना चाहिए और वो देकर उसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ाते हुए उसको 100% तक लाना चाहिए। ये उसके बिहेवियर की वजह से धीरे धीरे मुझे पता चला। वो खुश कब होता है, हमें लगता है हाथी झूम रहा है मतलब हाथी खुश है, तो वैसे नहीं है। हाथी झूम रहा है मतलब वो ट्रॉमेटाइज है, उसको एक किस्म का ट्रॉमा हो गया, या तो बांध के रखने का ट्रॉमा या एक ही जगह खड़े रहने का ट्रॉमा, ऐसा उसको हुआ है। बट अगर वो खुश है तो अपने कान हिलाता है। अच्छा। अगर गुस्सा है तो अपने कानों को सीधा रख के वो दिखाता है कि मुझे गुस्सा आया है, आप अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। तो जब ये बिहेवियर पैटर्न पता चला तब धीरे धीरे उस भावनाओं की तरफ मैं बढ़ता गया। और फिर कृष्णा को खुश रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं क्या कर सकता हूँ, उसके साथ जितना टाइम मैं बिता सकता हूँ उतना बिताऊँ, तो उसको कैसा लगेगा। ऐसे एक प्रयोग मैं करता गया जिसमें सफलता आई। ये आपने कहा कि उसे खुश कैसे रख सकता हूँ, तो जो आपने ये कोशिश की, मगर एक बच्चा या एक हाथी जो ग्रुप में नहीं चलता है, वो भी आपने एक कुछ प्रयास किया है कि वो अलग सा रहता है, तो उसको कैसे ट्रेन किया या उसकी भावना को कैसे समझा कि उसको वापस उसी ग्रुप में लाया जाए और वापस उस झुंड में वो मिक्स हो जाए। कभी कभी ऐसे होता है कि अगर बेबी हर्ड से अलग हो जाता है, उसके झुंड से अलग हो जाता है, तो अगर 48 घंटों में उसी झुंड में उस बेबी को लाया जाए तो वो हर्ड या तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है या तो रिजेक्ट कर लेता है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो झुंड उसको रिजेक्ट करता है जिस झुंड से वो बिलोंग करता है, बट दूसरा झुंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जो हम एडॉप्शन कहते हैं। तो वो एडॉप्शन उसका हो जाता है। तो अभी उसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि हाथी दिन में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस चलता है। तो अगर कहीं बेबी कहीं पे अकेला रह गया हो तो 20 किलोमीटर डायमीटर एरिया में कोई झुंड है क्या? अगर 2 झुंड है तो किसी झुंड में कोई माता डिस्टर्ब हमें दिखाई दे रही है क्या? माता भी डिस्टर्ब है तो वो कैसे समझते हैं? तो उस झुंड में सबसे आगे चलती है वो मैट्रियार्क चलती है। मातृसत्ता कुटुंब पद्धति है, तो मैट्रियार्क सबसे आगे चलती है। पर अगर हर्ड में कोई फीमेल एलिफेंट डिस्टर्ब है तो वो उसके साथ चलेगी, वो आगे नहीं चलेगी। अच्छा। वो खाना नहीं खाएगी तो वो मैट्रियार्क उसको खाना खिलाने के लिए ज़बरदस्ती करेगी कि तू नहीं खा रही है तो मैं तुझे खिलाऊंगी, उसको पैम्पर करेगी। ये ऐसा क्यों कर रही है? क्या उसका बेबी गुम हो गया है या कोई और कारण है? ऐसे देख के फिर फाइंड आउट करते हैं हम लोग कि हाँ, इस झुंड से वो बेबी दूर हो गया और उसको वापस मिलाना चाहिए। तो इस तरीके से आगे आगे हम लोग काम करते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है अगर बेबी थोड़ा सा अबनॉर्मल हो, अबनॉर्मल यानी कि मेंटली कोई जानवर अबनॉर्मल नहीं रहता बट फिजिकली हो सकता है, तब वो हर्ड के साथ चलना यानी कि पूरा हर्ड डिस्टर्ब होना, फिर कभी कभी अबैंडन किया जाता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उसको कैसे ज़िंदा रख सकते हैं, उसको नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कभी कभी लोरी गानी पड़ती है क्योंकि बहुत पैम्पर किए जाते हैं वो अपने झुंड में। 2 साल तक कोई उन्हें डांटता नहीं है, जो भी उनकी मस्ती होती है वो पॉजिटिवली ली जाती है, और उसको उस पैम्परनेस से अगर हटा दिया जाए तो वो जीने की सारी उम्मीदें खो देता है। तो उसके लिए वो अगर हमारे पास है तो उसको उसी तरह पैम्पर करेंगे, उसको खाना खिलाएंगे, उसके सर से हाथ घुमाएंगे, उसके सूंड को पकड़ के थोड़ा खेलेंगे, वो अगर भाग सकता है तो उसके साथ थोड़ा भागेंगे, उसको खेलने के लिए उद्युक्त करेंगे। जी, ये सारी चीज़ें जब आप जुड़े तो क्या आप फोटो जर्नलिज्म को मिस करते हैं कि उसको भी आपने जारी रखा इस कार्य प्रणाली के साथ? फोटो जर्नलिज्म को
मिस करता हूँ, मतलब अभी बहुत फोटो शूट करने के लिए मुझे समय कम मिलता है। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि जी। आप इसमें ज़्यादा व्यस्त हो गए होंगे। हाँ, जी। क्योंकि अभी भारत में 9 राज्यों के साथ जुड़े हुए हैं हम। जी, जी। जहाँ कहीं भी हाथी, कभी कभी ऐसे हो जाता है कोई हाथी चढ़ के किसी को मार देता है, तो ऐसे वक्त पे इच्छा बहुत होती है कि उस मोमेंट को कैप्चर करे जिसमें वो नॉर्मल हो रहा है, बट वो हो नहीं सकता क्योंकि आपको कंसंट्रेशन उसके माइंड पे करना है, उसके हार्ट पे करना है, और बीच में कैमरा आ जाए तो हम भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी सोचता रहता है कि अभी खेल रहा था, अभी क्या कर रहा है। जी। तो उसके लिए एक हमारी अलग सी टीम है जो इन सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन करती है। इतना महाकाय प्राणी हाथी, अब वो जब तूफानी बनता है तो ऐसा कहते हैं, और हम जो वीडियोस देखते हैं उसमें ऐसा लगता है कि उसकी जो क्षमता है वो डबल हो जाती है जी। जब वो तूफानी बनता है। ऐसे तूफानी हाथी को कंट्रोल करना कैसे हो सकता है? ये ऐसी कैसी ट्रिक होती है कि उनको कंट्रोल किया जाए? सबसे पहली बात तो, इफ यू अंडरस्टैंड दैट एनिमल, देन देयर इज नो नीड टू कंट्रोल दैट एनिमल। अगर आप उसको समझ रहे हो तो उसको काबू में लाने की जरूरत नहीं होती, आपको अपने बर्ताव का तरीका बदलना पड़ता है बस। यहाँ लोग क्या करते हैं, या फिर ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ट्रेनिंग में उन्हें क्या किया जाता है कि मारो, अगर सुन नहीं रहा है तो मारो। उसके अलावा उसको सुनने के लिए क्या क्या करना चाहिए इस तरीके को सोचो, और अगर वो सुनता है तो उसे कोई रिवॉर्ड दे दो। उस रिवॉर्ड की वजह से उसको ये पता चलता है कि मैंने जो पहले किया था वो गलत था, उसके वजह से मुझे डांट पड़ी, और अब कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जिसके वजह से मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अपने तरीके को बदलना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे है। जी, यानी अगर किसी प्राणी के साथ में डील करना है तभी भी हमारे व्यवहार में बदलाव लाके ही वो हो सकता है। जी। वो सीधी सी बात है, चाहे वो आप इंसान के साथ भी वैसे ही करते हो जैसे प्राणी के साथ करना है। आप भारत के बहुत सारे वन विभाग से जुड़े हैं, आपने अभी जिक्र भी किया कि आई थिंक 9 वन विभाग। क्या वहाँ पर कार्यप्रणाली है, क्या आप सेवाएं देते हैं? अभी जो केरला में शुरुआत हुई, केरला में ऐसे हुआ था कि कुछ बेबी एलिफेंट्स सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। एक तो हर्ड से सेपरेट हुए तो उनका सर्वाइवल चांसेस नीचे चलता गया। जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेनिंग था उसमें उनको पैम्पर करना, इसके अलावा सिर्फ उनको वहाँ केज में लाके रखना, इतना ही उनको बताया गया था। तो मुझे उसमें बदलाव लाना पड़ा। 2012 में छोटे और बड़े मिलके कुछ 48 हाथियों का मृत्यु हुआ था, और 2013 में मेरी कार्यपद्धति को अपना के वहाँ पे टोटल 21 हाथियों को बचाया गया। क्या बात है। और जब ये बात सामने आई तो वहाँ के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे कि उन्होंने कहा कि आपका तरीका अलग है। जो मैंने अभी बोला, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड माय हैंडलर्स व्हाइल एलिफेंट इज लिसनिंग टू यू। तो मैंने कहा कि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एलिफेंट एंड हैंडलर्स आर ट्राइंग टू कंट्रोल द एलिफेंट। तो उसमें तो फिर उन्होंने कहा कि आप ये जो सीखे हैं यहाँ पे, तो मेरे 50 हैंडलर्स को आप ट्रेनिंग दे, और एक मेरे लिए एक लेयर है उसको खड़ा करे, जिसके वजह से यहाँ हाथी कम मरे। तो 1 साल का ट्रेनिंग वहाँ पे हुआ। जब 1 साल का ट्रेनिंग वहाँ पे चल रहा था तो अलग अलग इश्यूज सामने आए, जैसे गुस्सा हुआ हाथी था उसको शांत करना। मैंने आज तक कभी स्टिक हाथ में नहीं ली थी हाथी को कंट्रोल करने के लिए, आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या? तो मेरी इस चीज़ को देख के कुछ पॉजिटिव लोग थे, हैंडलर्स थे, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हमें भी ये करना है, हाथियों को मारना हमें पसंद नहीं आता। और तब एक छोटा स्टडी हुआ था जिसमें ये पता चला कि हाथी देखने के लिए या तो लोग अफ्रीका में जाते या तो इंडिया में आते। और इंडिया के जो टूरिज़्म था हाथी देखने का, उसमें गिरावट आई थी क्योंकि हाथी चेन्ड थे और उनको मारा जाता था। तो उसमें बदलाव कैसे लाए, तो एक बोमा नाम की चीज़ यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस की। शुरुआत की दौर में वो बेबी एलिफेंट्स के लिए थी, और बाद में बड़े एलिफेंट्स के लिए भी बोमा काम में आया। बोमा इज़ आर्टिफिशियली डिज़ाइन नेचुरल सराउंडिंग। ओके। तो उसको बनाया जाता है ताकि हाथी बेबी अगर सेपरेटेड हो तो वो वहाँ खेल सके। जैसा जंगल का माहौल है, ढलान हो या चढ़ना हो, तो वैसी स्थिति हो, पानी का एक वहाँ पे झरना या पानी का एक पॉन्ड वहाँ पे होना चाहिए।
ऐसी अलग अलग चीज़ें वहाँ बनाई गई जिसके वजह से बेबी एलिफेंट सर्वाइव हुए, ट्रॉमेटाइज एलिफेंट शांत हुए, और सारे एलिफेंट्स का एक मतलब अगर चेन फ्री हाथी है तो किसी को भी देखने के लिए मज़ा आता है। मज़ा आता है, बिल्कुल। तो उस बोमा में चेन फ्री हाथी रखे गए, अच्छा, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। ओके, यानी कि उनको जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए वैसा आपने वो आर्टिफिशियल बनाया, जी, स्पेशल जी, बनाया गया, जो बनाया जंगल में गया, उनको मिलता है वो एक जगह पर तैयार किया गया, गया। दैट इज बोमा। बोमा। ओके, किसी भी व्यक्ति को हाथी को समझना है कि उनकी जो बिहेवियर है उसे समझना है, तो कैसे समझें? पहले तो आपको बहुत समय उनके साथ बिताना पड़ेगा। जैसे वो बहुत जैसे ज़रूरी आप है। समय बिताते जाओगे वैसे वैसे आपके समझ में आ जाएगा कि उनकी ज़रूरतें क्या है। जी। जब आपको ज़रूरतों के बारे में पता चलेगा आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, और जैसे पॉजिटिव सोल्यूशन आप ढूंढोगे वैसे वैसे आप उनको ज़्यादा समझते जाओगे। तो आप सभी जगह पर ट्रेन करते हैं वन विभाग के अभी कर्मचारियों को? अभी तक महाराष्ट्र में हुआ है, केरला में हुआ है और उड़ीसा में हुआ है। ओके, 3 जगहों पे हैंडलर्स को ट्रेन किया गया। जी। उनको मैं मेरे सारे वीडियोस जो लिए हुए हैं उन वीडियो को दिखाता हूँ, ये ऐसा क्यों किया, इसका कारण क्या था, ये उनको एक्सप्लेन करता हूँ। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि प्रैक्टिकल मुझे दिखाने का मौका मिल जाता है। हाथी कभी कभी गुस्सा हो जाता है तो बिना स्टिक लिए उसको शांत कर लेता हूँ, तो उनको कहता हूँ कि आप दूर खड़े रह के देखिए और उसकी ज़रूरत को पूरा कीजिए, वो आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। हाथी के बाद में फिर आप जुड़े लायन और दूसरे प्राणियों से, वो कैसे हुआ? मेरे जो गुरु थे डॉक्टर जेकब अलेक्जेंडर, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि आप हाथियों के साथ बात कर लेते हो, मेरा एक टाइगर है, उस टाइगर के साथ भी आप बात कर सकते हो तो अच्छा होगा। ओह, तो मैंने कहा कि सर हाथी तो शाकाहारी है पर उनको मुझसे ज़्यादा भरोसा उनको था। और फिर शुरुआती दौर में तो सिर्फ मुझे देखने का काम था जी, तो मैं वहाँ जाके बैठ जाता था वीडियो कैमरा लेके। जी। अगर कुछ अलग लगा मुझे कि ये बिहेवियर अलग है तो उसको शूट कर लेता था। फिर सर को दिखा देता था, डॉक्टर जेकब अलेक्जेंडर को, कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों हो सकता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो ये सब करते करते उसमें आवाज़ें रिकॉर्ड होने लगी। फिर उन्होंने इस आवाज़ का कारण ये हो सकता है, इस आवाज़ का कारण ये हो सकता है, अगर ये रिपीट हो रहा है तो आप वापस उसको रिकॉर्ड करें, तो कैमरा चालू रखें, ऐसी सारी बातें बताई। और धीरे धीरे समझ में आ गया कि उसका जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए आपको बहुत ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है। आप जैसे जैसे उसको समझते जाओगे वैसे वैसे वो आपको और बताते जाएगा। तो उस तरह वो टाइगर हो गया। मतलब एक लायनेस का किस्सा बहुत अच्छा है कि लायनेस ने बेबी डिलीवर किया था त्रिवेंद्रम जू में, ऐश्वर्या नाम की लायनेस थी। तो डॉक्टर जेकब अलेक्जेंडर उस वक्त के श्रीलंका में थे और मैं वहाँ पे नहीं था। तो ऐसे दौर में डॉक्टर जेकब अलेक्जेंडर नहीं थे, इसलिए उसने डिलीवर तो किया बेबी, लेकिन ऐसी जगह पे उसने उसको रखा कि कोई समझ में नहीं पाया कि ये बेबी गया कहाँ और कैसा है। सीसीटीवी होने के बावजूद भी उन्हें ढंग से फुटेज नहीं मिल रहा था बेबी का, तो उसका इंस्पेक्शन नहीं हो रहा था। अच्छा। तो सुबह डिलीवरी हुई 12:30 बजे, मुझे त्रिवेंद्रम जू के जो डायरेक्टर थे उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आप इन जानवरों के साथ जुड़े हो, बेबी डिलीवर हुआ है पर वो हम देख नहीं पा रहे, कि आप आके यहाँ उसको कन्विंस करेंगे। तो मैंने कहा मैं आता हूँ बट मैं अकेले खड़े रहूँगा। तो मैं अकेला उस केज के पास था। मैंने 2 बार उसको मराठी में बोला कि आपका बेबी देखना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर को उसका इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, आप बेबी लेके आइए। दूसरी बार जब बताया तो तीसरे टाइम वो खुद अंदर चली गई और वहाँ से बेबी लेके बाहर आई। 2.5-3 मिनट तक वो वहाँ खड़ी रही। उस वक्त सीसीटीवी का पूरा फुटेज मिल गया, बेबी नॉर्मल है ये सबको पता चल गया। और जैसे ही पीछे से कोई आ गया उसने एक छलांग मारी और बेबी को लेके अंदर चली गई। तो ये विश्वास जो होता है वो शायद वहाँ पे हमने उसका जीता और उसने बिलीव किया मुझ पे। विश्वास, ऑरा, 2 चीज़ें तो समझ आती हैं, भाषा कैसे समझते हैं ये लोग? ये लोग भाषा नहीं समझते। अच्छा,
सिर्फ फीलिंग समझते ये हैं। लोग आपका टोन समझते हैं। ओके। अगर आप किसी भी भाषा में गुस्सा हो जाओगे तो आपकी आवाज़ स्टिफ हो जाएगी, जी किसी भी भाषा में प्यार करोगे तो आवाज़ सॉफ्ट ही हो जाएगी। जी इस टोन को आप किसी भी भाषा में बदल नहीं सकते। जी तो ये अंडरस्टैंड करते हैं आपकी बोलने की टोन से। अगर आप डांटोगे तो वो समझ जाते हैं कि आवाज़ कड़क है, मैंने कुछ तो गलती किया है, मुझे पीछे जाना चाहिए। अगर आप प्यार से बुलाओगे तो पास आते हैं। जी, खाली तो टोन टोन समझते हैं। समझते हैं। क्या बात है। शब्द उनके लिए बहुत थोड़े शब्द होते हैं जो वो अंडरस्टैंड करते हैं, जी बट टोन वो हर किसी का समझ सकते हैं। जी जी। इसके बाद में अब आपका जो मोटो हो गया है वो पर्यावरण को भी आपने साथ में ले लिया है, तो उसकी क्या वजह रही? अगर आप स्टडी करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एलिफेंट को जी नेचर का इंजीनियर और आर्किटेक्ट माना जाता है। अब छोटे छोटे कुछ उदाहरण देता हूँ कि अगर एक टाइम एलिफेंट डंग पास करता है तो उस पर 7 से 17 हज़ार कीड़े सरवाइव कर सकते हैं। वो जंगल में जाते जाते जो भी फल या पेड़ खाता है तो उसके बीज उसके डंग से बाहर निकलते हैं। अगर पानी ना भी मिले तो उसका जो गीलापन रहता है या वही डंग खाद बन जाता है और उस पेड़ को जीने के लिए एक साधन मिल जाता है, पेड़ उग जाते हैं। उसी डंग को डंग बीटल्स उसके छोटे छोटे बॉल करके डंग बॉल करके अपने घरों में लेके जाते हैं ज़मीन के नीचे। वहाँ वो डंग तो खा लेते हैं लेकिन बीज वही रह जाता है। और बारिश में जैसे ही वो उनके घर भर जाते हैं, एक नया पेड़ पैदा होता है। तो इस तरह ट्री प्लांटेशन होता है। हाथी के पीछे बहुत सारे पंछी, हाथी जब जंगल से चलते हैं तो बहुत सारे पंछी उनके पीछे लग जाते हैं। वो जब ज़मीन पे चलते हैं, ग्रासलैंड्स पे चलते हैं, तो एक वाइब्रेशन सा तैयार हो जाता है जिसके वजह से जो नीचे इंसेक्ट्स रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और उनको खा के पंछी सर्वाइव करते हैं। तो अगर हाथी को माइनस करें तो बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बेंस, बहुत सारे जानवरों को डिस्टर्बेंस आ जाएगा जी। तो इसके लिए पहले हाथी बचाओ, वो अपना काम करता रहेगा, उनके ऊपर जो नेचर की चेन है वो बचती रहेगी। अभी फ्यूमिगेशन के बारे में आप तो जानती है, बटरफ्लाई की वजह से फ्यूमिगेशन होता है, पर क्या हम लोग सोचते हैं कि बटरफ्लाई जंगल में पानी कहाँ पीता होगा, इतनी सी जान होती है। बट जब भी हाथी जंगल में पानी पीने के लिए तालाब पे जाता है या नदी पे जाता है, कीचड़ में उसका पगमार्क आ जाता है। वो जब अंदर चले जाते हैं तो अपने आप पानी बाहर आता है, उस पगमार्क में वो स्टोर हो जाता है। हनी बीज, बटरफ्लाइज ये वहीं पे पानी पी सकते हैं। उसके साथ जो कीड़े आते हैं उसको खाने के लिए मेंढक आ जाता है, मेंढक को खाने के लिए सांप आ जाता है। तो बहुत कम टाइम में ये फास्ट फूड सेंटर चालू हो जाता है। सही बात है। तो अगर आप अपने प्राणी पे कंसंट्रेट करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि टाइगर की रिक्वायरमेंट क्या है, टाइगर ऐसा क्यों बिहेव करता है, लायन की रिक्वायरमेंट क्या है, लायन ऐसा क्यों बिहेव करता है, या फिर लेपर्ड वो कैसे जीता है, लायन टाइगर दोनों है और लेपर्ड भी है तो वो कैसे जीता है। तो धीरे धीरे ये स्टडी हो जाता है और आप मतलब एक जानवर से पूरे नेचर की तरफ आपका जर्नी शुरू हो जाता है। होता है। ये एक पूरी चेन जो बनती है कहीं ना कहीं उससे सिर्फ एक ही जगह पर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, मगर ये पूरी चेन को आप बचा सकते हैं और पूरे पर्यावरण को आप और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं जी। आखिरी सवाल है मेरा कि आप ये जितनी भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, अपने तरीके से इसको सीखा है, जाना है, तो वन विभाग के जो हैंडलर हैं उनको तो आप ट्रेन कर रहे हैं, मगर आम लोगों तक, जैसे आज मैंने आपसे बात की तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, सुनेंगे आपकी बातों को, तो और लोगों को आप कैसे अवेयर करते हैं, किस तरह लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उनको भी इसी तरह प्राणी और पर्यावरण दोनों को बचाने, दोनों को संजोने के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं? अलग अलग स्कूलों में हमारा टॉक होता है जी। तो शुरुआती दौर में ये अनुभव आया कि मैं बहुत जाके एक्साइटमेंट में स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें बताता था। स्टूडेंट्स घर जाते थे, अपने पेरेंट्स को बताते थे और उस वक्त उनको विश्वास नहीं होता था कि ऐसे सच में होता है। तो उनको डांटा जाता था और कहते थे कि पढ़ाई करो, इसमें कुछ नहीं है। तो ये बात जब समझ में आई तो मैंने स्कूलों को कहा कि जब भी आप हमारा टॉक रखोगे प्लीज़ आप पेरेंट्स को भी बुलाइए,
या फिर कॉलेज में आज जैसे जूलॉजी डिपार्टमेंट है अपनी यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे हमारा टॉक हुआ। जनरल टॉक्स भी होते हैं आम आदमियों के लिए, ये समझने के लिए कि आपके बाजू में आजू बाजू जो नेचर है वो कैसा है और उसको कैसे अंडरस्टैंड करें। हमारा ट्रंक कॉल का अभी 2 साल कोविड के थे, जहाँ पे हमें वॉलंटियर्स को लेके जाना मना था कोविड के उपद्रव के वजह से, बट वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ते गए, वो उनको नेचर में काम करने का अनुभव आता गया। और ऐसे होता है ना, कोई और पेड़ लगा देता है तो हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन हम खुद पेड़ लगाते हैं तो 10 बार हम साल में जाके देखते हैं कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ। तो हम बच्चों को और पेरेंट्स को कहते हैं कि ये पेड़ आपको ऑक्सीजन के लिए लगाना है, भले आप यहाँ नहीं हो, कहीं भी हो, पर ये ऑक्सीजन देता रहेगा। तो उनका इन्वॉल्वमेंट वैसे हो जाता है और ऐसे एक दूसरे के साथ हम जुड़ जाते हैं और लोगों को जितना हो सके उतना ज्ञान जो हमें हाथी ने दिया है हम लोगों को देते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जितनी बातें आज हमने सुनी, ये सारी बातें आपको अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को करना है, पहुंचाना है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण को संजोने के लिए हमें कुछ करना है, तो एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आज की ये जो बातें हैं अपने घर में करें, लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को शेयर करें, उससे भी बहुत बड़ा काम होगा। और वीएनएम का जो टैगलाइन है, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। बड़े परिवर्तन की ओर जाना है तो छोटे छोटे कोशिशें बहुत ज़्यादा करनी होगी। और आनंद जी तो बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। खैर, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे वो मुझे आइडिया नहीं है, मगर छोटी कोशिश से शुरुआत होगी तो बड़ी कोशिश और बड़ा परिवर्तन हम ज़रूर ला पाएंगे। पर्यावरण को संजोने की एक बहुत बड़ी मुहिम है ये, हाथी से शुरू हुई हैं और बहुत सारी एक अलग सी चेन बनती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं। तो इस मुहिम में हम सबको जुड़ना है। ज़रूरी नहीं हम जंगल जाएंगे, आनंद जी की तरह कुछ करेंगे, अपनी जगह पर जो कर सकें वो ज़रूर करें, तभी हम आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छी इस धरती को देकर जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टा, ट्विटर पे, और वीएनएम टीवी का वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर दिन भर खबरों के साथ ऐसी खास चर्चा हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो जुड़े रहे वीएनएम टीवी के साथ। नमस्कार।